चंद्रपुर नामक एक गांव था जो हरियाली की चादर ओढ़े नदी के किनारे बसा हुआ था। इस गांव की मिट्टी सुनहरी और उपजाऊ थी और यहाँ के लोग मेहनतकश और सीधे साधे थे। इसी गांव के बाहरी छोर पर एक मिट्टी की झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में बलराम जाट और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी रहते थे। बलराम जाट की उम्र के 50 बसंत बीत चुके थे। सब्सक्राइब करें। उनके चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अद्भुत चमक और सच्चाई झलकती थी। उनकी पत्नी सुमित्रा, जिसे सब प्यार से सुमो कहते थे, बीमार रहने के कारण अक्सर घर के भीतर ही रहती थी। दोनों के पास जीवन यापन के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर बलराम दिन रात एक करके अनाज और सब्जियां उगाते थे। गुजर बसर तंग थी, लेकिन प्रभु की कृपा से चल जाती थी। पर एक चिंता थी जो दोनों के दिल में कोयले की तरह जलती रहती थी, संतान का न होना। वर्षों तक उन्होंने देवी देवताओं के चरणों में मन्नतें मांगी, पूजा पाठ की, यज्ञ करवाए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। उनका घर बच्चों की किलकारियों से कोसों दूर था। यही सोचकर कि उनके वंश का नाम और उनकी मेहनत से जुटाई गई ये जमीन कौन संभालेगा, बलराम और सुमित्रा का दिल बैठा रहता था। और फिर एक दिन जब उम्र के 55वें साल में बलराम और सुमित्रा कदम रख रहे थे, एक चमत्कार हुआ। सुमित्रा ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बलराम ने अपने बेटे को गोद में लेकर आंखें भर ली। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रतन रखा, क्योंकि वह वाकई उनके लिए एक अनमोल रत्न था। रतन जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वो बिल्कुल भोला और मासूम निकला। उसकी आंखों में दुनिया की कोई चालाकी नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक गहरी शांति और सरलता थी। वो 5-6 साल का हुआ तो उसका ये भोलापन और भी स्पष्ट हो गया। वो जिससे मिलता उसे अपना मान लेता। कोई उससे कुछ मांग लेता तो वो खुशी खुशी दे देता, भले ही वह चीज उसके लिए कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। गांव के लोगों ने उसके इस स्वभाव को देखकर उसका नाम भोलाराम रख दिया। कुछ उसे भोला चौधरी कहकर बुलाते। भोला को लगता कि लोग उसे बहुत सम्मान दे रहे हैं और वो और भी खुश हो जाता। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये सम्मान नहीं, बल्कि उसके सीधेपन पर एक तरह की दया और मजाक था। बलराम अपने बेटे के इस स्वभाव से खुश भी थे और दुखी भी। खुश इसलिए कि उनका बेटा किसी की बुराई नहीं सोचता, झूठ बोलना तो जानता ही नहीं था। दुखी इसलिए कि वो जानते थे कि ये दुनिया भोले लोगों के लिए एक जंगल की तरह है। उनकी अपनी उम्र ढल रही थी और सुमित्रा का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ रहा था। वो चिंतित रहते कि उनके बाद इस मासूम और भोले बेटे का क्या होगा। वो भोला को अपने पास बैठाते और समझाते, बेटा भोला, दुनिया तेज तर्रार है, यहाँ हर कोई अपना फायदा देखता है, तू जरा सतर्क रहा कर, किसी पर भी इतना भरोसा मत कर लिया कर। भोला अपने पिता की बातें ध्यान से सुनता और फिर मुस्कुराकर कहता, पिताजी, दुनिया क्या है, मेरा मन तो साफ है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। मैं तो बस अपनी अच्छाइयों के साथ रहना चाहता हूँ। बलराम उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेते। उन्हें पता था कि भोला की इस निश्चलता के आगे उनकी समझाइश बेकार है। जब भोला 18 वर्ष का था तो एक कड़कड़ाती सर्द रात में लंबी बीमारी के बाद सुमित्रा देवी का देहांत हो गया। भोला और बलराम के लिए ये एक बहुत बड़ा आघात था। घर की गर्माहट, माँ का प्यार, सब कुछ उस रात ठंडे पड़ गए। पत्नी के जाने के बाद बलराम टूट सा गए। वो और भी ज्यादा बीमार रहने लगे। अब उनकी चिंता दोगुनी हो गई थी। एक तरफ अपना बुढ़ापा और बीमारी, दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनाड़ी और भोले बेटे का भविष्य। वो दिन रात इसी सोच में डूबे रहते। उन्होंने एक उपाय सोचा। उनके एक मित्र थे रामलाल, जो पास के गांव में रहते थे। बलराम ने उनसे कहकर भोला के लिए एक योग्य लड़की ढूंढवाई। उनका विचार था कि अगर भोला की शादी हो जाए तो घर में एक औरत आ जाएगी जो उसकी देखभाल कर सकेगी।
जल्दी ही रामलाल ने एक लड़की का पता लगाया और सादगी के साथ भोला की शादी दुगदेई से हो गई। दुगदेई उस समय मुश्किल से 16-17 साल की थी। वो भी बहुत अधिक समझदार नहीं थी और उसके स्वभाव में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और लालच था। शादी के बाद का जीवन भोला के लिए सहज नहीं रहा। दुगदेई को ये गांव और ये साधारण सा जीवन पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि उसके पास दूसरी औरतों की तरह गहने, अच्छे कपड़े और ऐशो आराम की चीजें हों। समय बीतता गया और बलराम जी की हालत और बिगड़ती चली गई। एक सुबह जब भोला खेत में काम करने गया हुआ था, बलराम ने अपनी अंतिम सांस ली। भोला के लिए ये दुनिया टूटने जैसा था। उसके सहारे उसके मार्गदर्शक चले गए थे। पिता की मृत्यु के बाद गांव के रीति रिवाज के अनुसार मृत्यु भोज का आयोजन हुआ। भोला भोला था, उसे इन सब बातों की समझ नहीं थी। गांव के कुछ चालाक लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया और इतना शानदार और महंगा भोज करवाया कि भोला पर कर्ज का पहाड़ आ गया। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपनी वह जमीन, जो उसके पिता की एकमात्र विरासत थी, बेचनी पड़ी। अब भोला और दुगदेई के पास रहने के लिए सिर्फ वो पुरानी झोपड़ी और आसपास का छोटा सा बगीचा बचा था। 13वीं के दिन भोला के ससुर मंगल सिंह वहां आए। उन्होंने देखा कि गांव वालों ने उनके भोले दामाद की जमीन तक बिकवा दी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये लोग घर के बर्तन भांडे भी न बेच दें। मंगल सिंह एक समझदार इंसान थे। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन यही रहकर वो भोला को दुनियादारी की कुछ बातें सिखाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। कुछ महीने मंगल सिंह वही रहे। उन्होंने भोला को पिता के गम से उबारने की कोशिश की। उसे समझाया कि अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। पर भोला का भोलापन कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दुगदेई का व्यवहार भी अब खुलकर सामने आने लगा था। वो अपने पिता से भी झगड़ने लगी। एक दिन उसने सीधे कह दिया, पिताजी, अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? बेटी दामाद के घर इस तरह रहना आपको शोभा नहीं देता। मंगल सिंह को बेटी की ये बात हृदय पर लगी। उन्होंने उसी दिन वहां से जाने का फैसला किया। भोला ने बहुत मनाया, पर मंगल सिंह ने कहा, बेटा, अब तुम्हें अपनी समझ से काम करना है। मैं तो यहाँ एक बोझ हूं। और वो चले गए। ससुर के जाने के बाद दुगदेई के स्वभाव का असली रंग सामने आया। अब न तो उसके सामने पिता का डर था और न ही ससुर का। वो भोला पर अपना गुस्सा निकालने लगी। वो उसे आलसी, निकम्मा और मूर्ख कहकर कोसती। भोला दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन दुगदेई को हमेशा शिकायत रहती कि वो कम पैसा कमाता है। देखो, सबके पति शहर जाकर नौकरी करते हैं, ढेर सारा पैसा लाते हैं। तुम क्यों नहीं जाते? तुम्हारी वजह से मैं यहाँ गरीबी में जी रही हूँ। मुझे गहने चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। वो चिल्लाती। भोला समझाता, दुगदेई, हमारे पास जो है उसमें गुजारा हो जाता है। मैं मेहनत करता हूँ। पर दुगदेई का गुस्सा शांत नहीं होता था। धीरे धीरे उसने मारपीट शुरू कर दी। पहले धक्का मुक्की, फिर चांटा, और फिर एक दिन उसने अपना जूता उतारकर भोला पर वार कर दिया। भोला बेचारा सहता रहा। वो औरत पर हाथ उठाना पाप समझता था। गांव वाले जब बीच बचाव करते तो दुगदेई उन पर भी टूट पड़ती। वो उन्हें भी खूब भला बुरा कहती और कभी कभी जूता लेकर उनके पीछे भागती। पूरे गांव में दुगदेई का आतंक छा गया। लोग उसकी झोपड़ी के आसपास से निकलने से कतराने लगे। उसका डर गांव की सीमाएं लांघकर आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। एक शाम जब भोला थकाहारा खेत से लौटा, दुगदेई ने उसे देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। उस दिन भोला से कोई छोटी सी गलती हो गई थी। दुगदेई का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने न सिर्फ भोला को जूते से पीटा, बल्कि उसके सामने ही रोटी का टुकड़ा कुत्ते को फेंक दिया और कहा, जा, तू भी इसी लायक है। उस रात भोला ने अपनी झोपड़ी के बाहर टूटे फूटे चारपाई पर लेटे लेटे आसमान के तारे देखे।
उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थी। शायद पिताजी सही थे। ये दुनिया उस जैसे भोले इंसान के लिए नहीं बनी थी। उसने एक फैसला किया। अगली सुबह जब दुगदई सो रही थी, भोला चुपचाप उठा, अपने 2 पुराने कपड़ों का एक बंडल बनाया और बिना पीछे मुड़कर देखे चंद्रपुर गांव को अलविदा कह दिया। वो पैदल ही चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहा है। वो बस चलता गया, गांवों और शहरों को पार करता हुआ, अपने दुखों से दूर भागता हुआ। कई दिनों की यात्रा के बाद भोला एक नए शहर में पहुंचा। वो भूखा प्यासा और थका हारा था। उसकी हालत देखकर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरकार वो एक बड़ी सी दुकान के सामने जाकर बैठ गया। ये दुकान सेठ लक्ष्मीचंद की थी, जो अनाज और कपड़ों का व्यापार करते थे। सेठ लक्ष्मीचंद ने भोला को देखा। उनकी नजर में भोला की मजबूरी झलक रही थी। सेठ ने पूछा, अरे तू कौन है? यहाँ क्यों बैठा है? भोला ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं दूर से आया हूँ, काम की तलाश में हूँ, बहुत भूख लगी है। सेठ के मन में एक चाल चली। उसने भोला को खाना देकर अपनी दुकान पर नौकरी पर रख लिया। जब मजदूरी की बात आई तो भोला ने कहा, सेठ जी, जो आप ठीक समझे। सेठ ने कहा, मैं तुझे हर महीने 100 रुपए दूंगा और खाने की जगह यही मिलेगी। भोला जानता था कि ये बहुत कम है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने हामी भर दी। सेठ उससे सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करवाता। उसे झाड़ू पोछा, बोझा ढोना, गोदाम साफ करना, सब कुछ करना पड़ता। शाम को उसे सेठ के घर के बचे खुचे बासी खाने पर गुजारा करना पड़ता। भोला एक संतोषी व्यक्ति था। वो कभी शिकायत नहीं करता, बस प्रभु का नाम लेकर अपना काम करता और सो जाता। इधर चंद्रपुर में दुगदेई की हालत और खराब हो गई। भोला के जाने के बाद उसके गुस्से को निकालने का कोई जरिया नहीं रहा। आदत से मजबूर उसने भोला की पुरानी चारपाई के एक पाए को ही भोला समझकर उस पर जूते बजाना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही, रात को सोते समय, जब भी उसे गुस्सा आता, वो चारपाई के उस पाए पर जूते से वार करती और गालियां बकती। संयोग की बात देखिए, भोला की उस चारपाई के उसी पाए के नीचे जमीन में एक मिट्टी की हांडी दबी हुई थी। उस हांडी में एक शरारती और ताकतवर भूत बंद था। सालों पहले एक सिद्ध फकीर ने उसे पकड़कर वहां दबा दिया था। जब भी दुगदेई जोर से चारपाई पटकती या उसके पाए पर जूता मारती, हांडी हिलती और भूत को बहुत तकलीफ होती। दुगदेई का आतंक अब मनुष्यों से आगे बढ़कर अलौकिक शक्तियों तक पहुंच चुका था। एक दिन अत्यधिक गुस्से में दुगदेई ने चारपाई को इतने जोर से पटका कि उसका पाया जमीन में धंस गया और वो हांडी टूट गई। हांडी के टूटते ही भूत मुक्त हो गया। वो तुरंत उस दिशा में उड़ा जिस दिशा में भोला गया था। किसी तरह उसने भोला का पता लगाया और सेठ की दुकान पर जा पहुंचा। भोला उस समय दुकान साफ कर रहा था। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई, तू तो यहाँ आराम से बैठा है और मुझे तेरी पत्नी की मार खानी पड़ रही है। भोला ने घबराकर इधर उधर देखा। भूत ने अपना रूप दिखाया। भोला की सांसें अटक गई। पर जब भूत ने दुगदेई की मार की बात कही तो भोला की हंसी छूट गई। उसने कहा, भूत भाई, तुझे लगता है मैं यहाँ मजे में हूँ? यहाँ इस सेठ ने तो मेरी जान ही ले ली है। पूरे दिन काम, बासी खाना और मार डांट, तनख्वाह भी पूरी नहीं देता। भोला की दयनीय हालत देखकर भूत का दिल पसीज गया। उसने कहा, सुन भोला, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मैं इस सेठ के बेटे के शरीर में घुस जाऊंगा। सेठ ओझा तांत्रिक बुलाएगा, लेकिन मैं किसी के वश में नहीं आऊंगा। तब तू सेठ से कहना कि तुझे भूत उतारने आता है, फिर तू जो मर्जी मांग लेना। भोला पहले तो डरा, लेकिन भूत के आश्वासन पर वो तैयार हो गया। योजना के अनुसार भूत ने सेठ के बेटे मोहन के शरीर में प्रवेश कर लिया। मोहन अचानक जोर जोर से चीखने लगा
उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे। सेठ और उसके परिवार में हड़कंप मच गया। सेठ लक्ष्मीचंद ने शहर के सभी प्रसिद्ध ओझाओं और तांत्रिकों को बुलाया। हर किसी ने अपने अपने मंत्र और तंत्र आजमाए, लेकिन भूत टस से मस नहीं हुआ। उल्टे मोहन की हालत और बिगड़ती गई। सेठ का परिवार त्राही त्राही कर उठा। तभी भोला ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे भी भूत प्रेत उतारने की थोड़ी बहुत विद्या आती है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक बार कोशिश कर लूं। हताश सेठ ने अनुमति दे दी। भोला मोहन के पास गया। उसने आंखें बंद की और जोर जोर से बेतुके से शब्द बोलने लगा। अगड़म बगड़म, बागम बिगड़, निकल भूत, यहां से दफा हो। भोला के इशारे पर ही भूत ने मोहन के शरीर को छोड़ दिया। मोहन सामान्य हो गया और गहरी नींद में सो गया। सेठ अपने बेटे को ठीक देखकर भोला के पैरों पर गिर पड़ा। बोलो भोला, तुझे क्या चाहिए? मुंह मांगा इनाम दूंगा। भोला ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जितने महीने मैंने आपके यहाँ काम किया है उसकी ईमानदारी से तनख्वाह दे दीजिए। सेठ को अपने कृत्य पर बहुत शर्म आई। उसने न सिर्फ भोला का पूरा बकाया भुगतान किया, बल्कि उसे और अधिक वेतन पर अपने पास रोक लिया। भोला ने खुशी खुशी हामी भर दी, क्योंकि दुगदेई के पास लौटने का तो सवाल ही नहीं था। उस रात भूत भोला से मिला और बोला, भोला, मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे जाना है। मैं पहले एक राजकुमार के शरीर में रहता था और मजे करता था। एक फकीर ने मुझे पकड़कर तेरे खेत में दबा दिया था। अब मैं फिर से उसी राजकुमार के पास जा रहा हूं। भोला ने उसे रोकने की कोशिश की। भाई, इंसानों को क्यों सताता है, कहीं और चला जा। लेकिन भूत नहीं माना। उसने भोला को चेतावनी देते हुए कहा, मेरा पीछा मत करना, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो अदृश्य हो गया। भूत जैसे ही राजकुमार विक्रम के शरीर में घुसा, उसने पहले से भी ज्यादा उत्पात मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार की आवाज भयानक हो गई। वो महल के सैनिकों और नौकरों पर हमला करने लगा। रानियां डर के मारे अपने कक्षों से बाहर नहीं निकलती थी। राजा वीरसेन बहुत दुखी थे। वही फकीर जिसने पहले इस भूत को वश में किया था, अब इस दुनिया में नहीं था। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई राजकुमार को ठीक करेगा उसे आधा राज्य और मुंह मांगा धन दिया जाएगा। देश विदेश से प्रसिद्ध तांत्रिक, ज्योतिषी और सिद्ध पुरुष आए। हर किसी ने अपनी शक्ति आजमाई, लेकिन भूत इतना शक्तिशाली था कि किसी की उस पर ज्यादा देर तक चल नहीं सकी। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सेठ लक्ष्मीचंद व्यापार के सिलसिले में राजधानी आए। उन्होंने राज्य का ढिंढोरा सुना। उन्हें भोला की याद आई। उन्होंने तुरंत दरबार में जाकर राजा को भोला के बारे में बताया। महाराज, मेरे एक नौकर ने ही मेरे बेटे पर सवार एक भयानक भूत को भगाया था। शायद वो आपकी भी मदद कर सके। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भोला को लाने का आदेश दिया। सैनिक सेठ की दुकान पर पहुंचे और भोला को लेकर राज दरबार में पेश हो गए। राजा वीरसेन ने भोला को देखा। वो एक साधारण भोले भाले किसान जैसा लग रहा था। राजा ने कहा, सुनो, अगर तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो तुम्हें अथाह धन दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। भोला का दिल धड़क रहा था। वह तो भूत को जानता था, लेकिन उसने तो उसे चेतावनी भी दी थी कि वो उसके सामने ना आए। अब वो क्या करता? मारे डर के उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधी। उसे एक तरकीब सूझी। भोला ने राजा से कहा, महाराज, मुझे भूत उतारने के लिए एकांत चाहिए। राजा ने सबको बाहर जाने का आदेश दिया। भोला ने अपने बाल बिखेर लिए, कपड़े फाड़े और अपने पास रखे एक पुराने जूते को हाथ में ले लिया। ये वही जूता था जिसे दुगदेई ने उस पर फेंका था और वह उसे उठाकर ले आया था। वो राजकुमार के कक्ष में दाखिल हुआ। भूत ने उसे देखते ही गुर्राते हुए कहा, अरे भोला,
मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे सामने मत आना। अब बता, तेरा क्या करूं? भोला ने बहुत ही दुखी और डरा हुआ अभिनय किया। उसने कहा, भूत भाई, मेरी मदद करो। दुगदेई को पता चल गया है कि मैं यहाँ हूं। वो मुझे ढूंढती हुई यही आ रही है। देखो, ये जूता उसी का है। उसने मुझे इतनी मार मारी कि मैं यहाँ तक भाग आया। अब वो तुम्हारे बारे में भी जान गई है। वो कह रही है कि जो भूत राजकुमार को सता रहा है उसकी भी खैर नहीं है। तुम भी भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। भोला ने इतना कहा और जोर से जूता जमीन पर पटक दिया। जूते की आवाज सुनते ही भूत के होश उड़ गए। उसे दुगदेई के जूतों की याद आ गई, जिसकी मार उसने चारपाई के नीचे बंद होकर झेली थी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो चीखा, अरे नहीं भोला, तू उसे मत बताना कि मैं कहाँ गया हूं। मैं अभी यहां से जा रहा हूं। इतना कहकर भूत राजकुमार के शरीर से निकला और आसमान की ओर इतनी तेजी से भागा कि कहीं का कहीं जा पहुंचा। राजकुमार विक्रम गहरी सांस लेकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दरबार में सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। अचानक कक्ष का दरवाजा खुला और भोला बाहर आया। उसके पीछे राजकुमार विक्रम, थोड़ा कमजोर लेकिन पूरी तरह सामान्य, चलते हुए आ रहे थे। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरसेन ने भोला को गले लगा लिया। धन्यवाद भोला, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आधा राज्य? खजाने का हिस्सा? भोला ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूं। मुझे इतना धन दौलत क्या करना? अगर आप मेरी कोई मदद करना ही चाहते हैं तो मुझे अपने यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए ताकि मेरा गुजर बसर हो सके। भोला की ईमानदारी और सरलता से प्रभावित होकर राजा ने उसे राज्य की सेना में एक छोटे से पद पर नियुक्त कर दिया। उसे अच्छा वेतन और रहने के लिए एक अच्छा घर दिया गया। भोला अब पहले से कहीं ज्यादा खुश था। वो अपने काम में ईमानदारी से जुट गया। इधर चंद्रपुर में दुगदेई की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। भोला के जाने के बाद उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। उसने गुस्से में आकर भोला की चारपाई को इतना पीट पीट कर तोड़ डाला कि वो बेकार हो गई। अब उसके गुस्से को निकालने का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया था। घर का राशन पानी खत्म हो गया। मजबूरी में उसे खेत में मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। अकेली औरत के लिए इतनी मेहनत करके अपना पेट पालना बहुत मुश्किल था। अब उसे भोला की कमी खलने लगी। उसे एहसास हुआ कि भोला कितना मेहनती और अच्छा इंसान था और उसने अपने व्यवहार से उसे घर से भगा दिया। धीरे धीरे भूख और तकलीफ ने उसके स्वभाव को बदल दिया। गुस्सा और चिड़चिड़ापन जाता रहा और उसकी जगह पश्चाताप और दुख ने ले ली। दुगदेई अब सुखदेई में बदल रही थी। उसने गांव वालों से माफी मांगी और भोला को ढूंढने का फैसला किया। दुगदेई ने कई महीनों तक अलग अलग शहरों और गांवों में भोला की तलाश की। आखिरकार एक दिन वो राजधानी पहुंची और लोगों से पूछते पूछते भोला के घर जा पहुंची। जब भोला शाम को घर लौटा तो उसने दरवाजे पर दुगदेई को खड़ा पाया। वो साफ सुथरे कपड़े पहने थी और उसके चेहरे पर वो गुस्सा और अहंकार नहीं, बल्कि शर्म और पश्चाताप था। दुगदेई ने भोला के पैर छुए और रोते हुए कहा, भोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं ही तुम्हारे सुख की दुश्मन थी। तुम्हारे बिना ये साल मेरे लिए नरक से कम नहीं थे। भोला का दिल द्रवित हो गया। वो तो था ही भोला। उसने दुगदेई को उठाया और कहा, सब भूल जाओ दुगदेई, अब हम नई शुरुआत करेंगे। भोला ने दुगदेई को अपने घर में स्थान दिया। अब दुगदेई पूरी तरह बदल चुकी थी। वो घर का काम अच्छे से करती, भोला का ख्याल रखती। दोनों मिलकर एक सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगे। भोला की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण राजा ने उसके पद में और वृद्धि कर दी। उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन भोला अपनी सरलता
और भोलेपन में कोई बदलाव नहीं आने दिया। उसने साबित कर दिया कि अच्छाई और ईमानदारी की अपनी एक ताकत होती है, चाहे दुनिया कितनी भी चालबाज और मतलबी क्यों न हो। और इस तरह भोला राम, जिसे लोग मूर्ख और सीधा समझते थे, ने अपनी नेकनियति और एक भूत की मदद से न सिर्फ अपना बल्कि दुग्धेई का जीवन भी सुखमय बना दिया। उनकी कहानी गांव गांव में एक प्रेरणादायक किस्से के रूप में सुनाई जाने लगी। ऐसी ही धमाकेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में।